आमतौर पे इन भाषाओं को सीखने में कितना समय लगता है? चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो ये आंसर आपसे। इसके देखो, कुछ कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। अब ये आपके उद्देश्य के अनुपात से है। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत मेरे को थोड़ा बहुत छोटी मोटी एक मैं अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दूं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने बताया फ्रेंच इज़ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव लैंग्वेज, मतलब ये धनदायक भाषा है। आप अगर इसके 2 लेवल कर लिए कम से कम, डेल्फ A1 और डेल्फ E2, तो बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे माध्यम से यहाँ अच्छे रेपुटेड स्कूल्स में फ्रेंच के टीचर लगे हैं, एंड दे आर अर्निंग मच मोर देन अदर टीचर्स। तो केवल किन्हीं उनमें से तो किन्होंने A1 ही किया था, और अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया तो अब E2। तो 2 लेवल अगर माना वो करते हैं, जिसमें मैक्सिमम 3 से 4 महीना का वक्त लगता है, तो वो कम से कम 19-20 हज़ार रुपया मंथली जो है उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, मैं आपको इसके टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास में, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्राग। आपकी वीडियोस को देखने के बाद मेरे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने हाईलाइट की हुई है जो मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ। जी, स्वागत है। आपके चैनल के बारे में है। जी। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि विदेशी भाषा का महत्व क्या है? ठीक है, पहले तो मैं बताऊंगा विदेशी भाषा से पहले भाषा का महत्व क्या है। जी। तो भाषा का महत्व आ जाएगा तो विदेशी भाषा का महत्व भी आराम से समझ में आ जाएगा। भाषा हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको संप्रेषित करने का एक माध्यम होती है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके विचार हैं, मुझ तक पहुंचाना है आपको, तो कोई एक माध्यम का प्रयोग करेंगे आप, बस उसी माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। और भाषा के अनेक रूप स्वरूप होते हैं, पर मूलतः जो लोग भाषा समझते हैं, वो भाषा का रूप स्वरूप समझते हैं, वो ये बोलने वाली, जिसको ज़बान उर्दू में बोलते हैं। पर भाषा सांकेतिक भाषा भी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तो भाषा का महत्व समझ में आ गया। तो आप कुछ भी अपनी योग्यता दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक ही माध्यम है भाषा का। अब प्रश्न आपका है कि विदेशी भाषा का क्या महत्व है। तो आपकी मातृभाषा, आपकी देश की भाषा के अतिरिक्त जो भाषाएं विद्यमान हैं, उनको विदेशी भाषा बोलते हैं। और उसका महत्व क्या है? तो आज के इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आज के युग में, जिसको हम भूमंडलीकरण का युग कहते हैं, वैश्वीकरण का समय कहते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में विदेशी भाषाओं का महत्व देखते ही बनता है। आज आप कोई भी व्यवहार अपने देश की सीमा तक ही नहीं रखते। आप कोई भी व्यवहार करेंगे, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप नौकरी पेशा के लिए जाएंगे, आप पढ़ाई करेंगे, है ना। तो अब हमारी जो है सीमाएं अपने देश से बाहर हो गई हैं, और पूरा विश्व जो है एक गांव में सिमट करके रह गया है। तो फिर इस परिप्रेक्ष्य में विदेशी भाषा, क्या मूल प्रश्न था आपका? विदेशी भाषा का महत्व क्या है? तो उसका महत्व यही है कि अब जब विश्व पटल पर आप अपनी योग्यता, अपनी जो भी बात विचार बताना चाहते हैं, तो विदेशी भाषाओं के माध्यम से बता पाएंगे। जो लोग आपकी मातृभाषा नहीं समझते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में तो आप समझा पाओगे, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल स्टूडेंट, कुछ भी आप सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि विदेशी भाषाओं का महत्व क्या है। सर, दूसरा प्रश्न ये है, और जो कि पहले प्रश्न के उत्तर से ही निकला हुआ है। ठीक है, कि रोजगार से किस प्रकार हम इसको जोड़ सकते हैं? इसको का मतलब कि विदेशी भाषाओं को रोजगार से किस प्रकार से? बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि आप जो है, आप एक भाषा में, इसको उदाहरण समझा देता हूँ। आप एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, इस शहर के, इस देश के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, और आप हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं। तो
तो आप अपनी डॉक्टरी का चमत्कार किन को दिखा पाएंगे? जो हिंदी भाषी लोग हैं। और उस भाषा से अतिरिक्त भाषा के व्यक्ति, कोई रोगी आपके पास आ गया तो आप न तो उसको समझ पा रहे हैं न वो आपको समझ पा रहा है, बावजूद इसके कि आप उसकी बीमारी को ठीक करने की योग्यता रखते हैं। पर भाषा ही बंधन, भाषा ही जो है अवरोध के कारण से वो बात धरातल पे नहीं आ पा रही है। अब उदाहरण कीजिए कि आपको एक भाषा और आती है, तो अब आप की जो अप्रोच है, आपकी जो रीच है, आपकी जो पहुंच है वो फैल गई, बढ़ गई। और 4 भाषाएं आती हैं तो उन 4 भाषा के समूह वाले या उस समुदाय के व्यक्तियों तक आप अपनी सेवा को दे सकते हैं। तो बस अब इसी को कनेक्ट कर लीजिएगा कि आज जो है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के दौर में, जिसमें कि पूरा विश्व जो आपका कार्य क्षेत्र है वो वैश्विक है, खाली अपने राष्ट्र तक सीमित नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में जो विदेशी भाषाओं का ज्ञाता है, आप समझ लीजिएगा कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसका सेवा का विस्तार बढ़ जाता है। और उसकी सेवा का विस्तार बढ़ेगा तो उसका मान, यश, धन, संपत्ति, हर प्रकार का विकास उसका पहले से बेहतर होगा। और नहीं तो वो एक ही सीमित भाषाई व्यक्ति और या समुदाय के बीच तक उसकी योग्यता रह पाएगी सिमट करके। तो रोजगार कि क्या है, अगर आपको भाषा नहीं आती है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस भाषा का विशेषज्ञ है, उसको भी पैसा देना पड़ेगा आपको। और अगर आपको स्वयं ही आती है तो आपको पैसा बचता है। तो व्यावहारिक रूप से ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर कोई आदमी मल्टीलिंगुअल बन पाए। लिहाजा अगर आप विदेशी भाषाओं के विशेषज्ञ हैं तो आपकी जो डिमांड है वो हर क्षेत्र में है। एक डॉक्टर को भी आपकी आवश्यकता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। 5-6 महीने पहले की बात है, मुझे मैक्स हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया था, अपने जीवन की बात बता रहा मैं। अब वहाँ वो जो उनका बड़ा सीनियर डॉक्टर था, उनको कहीं से जो है नेट पे देखा या उन्होंने कैसे मुझे मालूम नहीं, उनको मेरा पता चला कि यहाँ पे एक विदेशी भाषा पढ़ाने वाला व्यक्ति है, ऐसा करके उन्होंने पता किया। तो फ़ोन किया कि हेलो सर, वी आर कॉलिंग यू अप फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल एंड वी हैव अ पेशेंट, ही इज़ फ्रेंच एंड ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज ओनली फ्रेंच, he has got a severe accident and we need your help. If you could really interpret like what he's talking about and what we want to say. So मैं एक सेकंड नहीं लग गया, मैं तुरंत गया ये सोच करके कि वो विदेशी ज़मीन पे आया हुआ है, ना उसका कोई यहाँ माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, और वो अपनी जो दर्द है, जो बात कहना चाह रहा होगा, वो कह तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तुरंत मैं गया और फिर मैंने वहाँ उसका जो है उससे बात की, फ्रेंच में बात की, और उस बात के फिर उनको समझाया, फिर उसको बात करी उनको समझाया, इस तरह से एक लिंक काम किया। और फिर बाद में उन्होंने मेरे को मतलब बहुत अच्छा पैसा भी ऑफ़र किया। हालांकि मैंने वो एक मानवीय सेवा के तहत मैंने कहा मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल एक सेवा भाव के दृष्टिकोण से आया हूँ। पर मान के चलो कि मैं प्रोफेशनल हूँ, या ऐसे रोज़ाना तो रोज़ तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो विदेशी भाषा सीखने का रोज़गार से कैसे संबंध है, ये मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। एक छोटा सा रोज़गार ऐसे आपको अनायास ही मिल गया, आप समझे ना। तो आज के दौर में आपको टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन, होटल इंडस्ट्री, जितनी भी सर्विस सेक्टर्स हैं, होटल इंडस्ट्री में एफ्लुएंट सोसाइटी आती है, गरीब तबका का नहीं आता, एफ्लुएंट सोसाइटी आती है। एफ्लुएंट सोसाइटी बाहर की ही है और उनमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंच के ही हैं, अमेरिकन, फ्रेंच। इनको चाहिए ऐसे बंदे होटल वालों को जो कि इनके क्लाइंट्स के साथ क्या कर सके, तारतम्य बिठा सकें। तो विदेशी भाषा जिसको आती होगी उसकी डिमांड देखते ही बनती, अनायास ही बनती है। इसके ऊपर आप अपना इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, आप ट्रांसलेटर बन सकते, बहुत सारा ट्रांसलेशन का काम आता है, मेरे पास में आता है, बड़े बड़े ऑफिस से आता है, गवर्नमेंट ऑफिस से। क्योंकि मैंने बताया ना, अब व्यवहार जो है नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज, उसने क्या कोई टैक्स करके दो, उनको अपनी भाषा में दिया, तुम्हें जरूरत है तुम ट्रांसलेट करो, तुम्हें ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। तो उसमें
शब्द के आधार पर पैसा बनता है। एक शब्द को ट्रांसलेट करने का ऑन एन एवरेज 5 से 7 रुपये तक का चार्ज लगता है। आप एक छोटी सी एप्लीकेशन आपने ट्रांसलेट की, ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो छोटी सी एप्लीकेशन, अब उसमें लगाओ 100 शब्द है माना, कम से कम। अब 5 रुपये भी लगाया आपने तो 500 रुपये आपकी जेब में आ गया। अब बताओ 500 रुपये कहाँ से, 100 शब्द आपके लिए तो खेल है, लेकिन उसके लिए तो वही जो है बड़ा आफत का काम है, मतलब उसके लिए तो बड़ी आफत है। लेकिन आपने वो खेल खेल में, और 500 रुपये आपकी जेब में आ गया। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। तो रोजगार, आज के दौर में सबसे अधिक रोजगार उन्मुख जो अगर शिक्षा है तो वो लैंग्वेज ही है। ठीक है। अभी जब आप बता रहे थे तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। जी प्लीज। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया में तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी और फिर इंग्लिश है, इसके अलावा सबसे अधिक मांग कौन सी विदेशी भाषा की है और क्यों है? देखिए, अलग अलग मापदंडों के हिसाब से भाषाओं का क्रम अलग अलग है। अगर हम बोलें कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो चाइनीज़ है, क्योंकि चाइना अपने आप में इतना मतलब जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो वहीं उनकी जनता इतनी है कि 50 कंट्री की जनसंख्या भी उनकी उसमें जनसंख्या के बराबर नहीं है। तो हमें जनसंख्या के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि महत्व के आधार पर करना है। तो महत्व के आधार पर, इंपॉर्टेंस के आधार पर सबसे ऊपर जो लैंग्वेज आती है वो आती है इंग्लिश। ये तो सभी को मालूम है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर इसको नंबर ऑफ पीपल के आधार पर देखा जाए तो 7वें नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर हिंदी आती है। पर हिंदी क्यों आती है? क्योंकि पॉपुलेशन के कारण से आती है। महत्व के आधार पर हिंदी कहीं आती क्या? हम ही स्वयं अपने देश में हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार ने हिंदी दिवस फिर करना पड़ा, ऑब्जर्व करना पड़ा, सरकार को घोषित करना पड़ा कि हिंदी दिवस केवल इस दिवस साल में एक बार आता है, इसी के बहाने चलो जो है आपको अपनी हिंदी के प्रति प्रेम जागे। तो एनीवे, मैं आपको इंपॉर्टेंस के आधार बता रहा हूँ। सबसे पहले टॉप में आती है इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद जो सेकंड जो टॉप मोस्ट लैंग्वेज इंपॉर्टेंस के आधार पर आती है वो होती है फ्रेंच। फ्रेंच यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज है। फ्रेंच जो है तमाम जितने भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, उसकी लैंग्वेज है। यूरोप में इंग्लिश के बाद जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड और कॉमर्स और जो भी व्यवहार होता है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ये सब फ्रेंच में होता है। और जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो इंग्लिश में बोलता है ना, उसको थोड़ा सा तरजीह ज़्यादा देता है, महत्व थोड़ा ज़्यादा देता है, आदर बुद्धि उसके प्रति ज़्यादा आ जाती है। समाज की ये विकृति है, मैं इसका आदत तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये वास्तविकता भी है। तो मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। यूरोप में आप अगर इंग्लिश में बोलते हो तो ठीक ऐसे ही जैसे आप यहाँ हिंदी में बोलते हो, और अगर आप जो है फ्रेंच में बोलते हो तो ये ठीक ऐसे जैसे आप यहाँ इंग्लिश में बोलते हो। यानी इफ़ यू स्पीक इन फ्रेंच you will be given a sort of special status. Oh, he speaks French. आप समझे ना? So this is a language of elite class out there. तो एक सोशल प्रेस्टीज भी है। तो उसके बाद हाँ, आपका प्रश्न क्या था कि यहाँ पे भारत में सबसे अधिक मांग कौन सी विदेशी भाषा की है और क्यों है? हाँ, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी भाषा की मांग है वो फ्रेंच की है। आप कहीं और मत जाइए, देहरादून में ही, चूँकि हम देहरादून के हैं तो यहीं के ही शहर का ही आप एक सर्वे कीजिए, एक अन्वेषण कीजिए, एक रिसर्च कीजिए, और किसी भी स्कूल में आप जाइए जहाँ विदेशी भाषा के नाम पर कोई भाषा पढ़ाई जाती है तो फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े टॉप नामी गिनामी स्कूल्स। तो अगर आप अपने देहरादून के शहर को उसको भी स्टडी करेंगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा, फ्रेंच लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और इसलिए उसको आप सीखेंगे तो आपको इस लैंग्वेज के आधार पर बहुत 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 ज़्यादा आपकी रोज़गार की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो खुल जाएंगे आपके रास्ते पर। सर, अभी आप बता रहे थे जो आपने क्रम डिस्कस करना शुरू किया था कि चाइनीज नंबर 1 पे है, और फिर वैसे संख्या के आधार पर, जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर, महत्व के आधार पे अंग्रेजी है। हाँ। तो महत्व के आधार पर विदेशी भाषाओं का क्रम क्या है, ये एक बार आप थोड़ा विस्तार में बता दें, जो तो बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश हो गया। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में
आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि कमोबेश जो इंटरनेशनल जो जगह होती है, एयरपोर्ट हो गया और आपके जो वीज़ा वाले ऑफिस हो गया, जो भी है ना, हाँ, तो वो जो भी इंटरनेशनल जो जगह होती हैं वहाँ पे इंग्लिश प्रयोग में आती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली और बोली जाने वाली, सीखी जाने वाली लैंग्वेज है, वो फ्रेंच लैंग्वेज आती है। 84 कंट्रीज़ में ये लैंग्वेज बोली जाती है, पढ़ाई जाती है या सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में सीखी जाती है। उसके बाद आती है स्पेनिश, इंपॉर्टेंस क्या दर बता रहे हैं। उसके बाद आती है जर्मन। जर्मन भले ही बहुत, मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के छोटे से पार्ट ज्यूरिख वाले रीजन में बोली जाती है, और कुछ छोटे एक आध जो है उपनिवेश, यानी ये इनके वो थे जर्मनी के जो है अफ्रीका में कुछ कंट्री से जहाँ पे इन्होंने राज किया था, उनको छोड़ दिए तो जर्मनी और कहीं, जर्मन लैंग्वेज और कहीं नहीं बोली जाती। लेकिन इंपॉर्टेंस कैसे, क्योंकि जर्मनी जो है वो एक बहुत जो है इकोनॉमिकली बहुत साउंड कंट्री है, और जो कंट्री इकोनॉमिकली साउंड होती है उस कंट्री के साथ हर कोई मुल्क, हर कोई देश उसके साथ अपने रिलेशंस बनाना चाहता है, व्यापार, ट्रेड, समझे ना मेरी बात को, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, और इसके कारण से उनको जो है उस लैंग्वेज की जो है इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। फिर ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उस भाषा को समझें, दोनों भाषाओं को समझें, ताकि वो जो है इंटरप्रेटर का काम करते हैं। वो कंपनीज यहाँ भी बैठा, माना हमारे देश है, अगर आप जर्मनी के साथ में हम रिश्ते बनाएंगे तो फिर क्या होगा, हम अपनी कंपनीज को वहाँ सेटअप करेंगे, वो हमारी कंपनी, वो अपनी कंपनी को यहाँ सेटअप करेंगे, और इस सिलसिले में जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इन दोनों भाषाओं को जानते होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जर्मन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस उनकी साउंड इकोनॉमी की वजह से है। और फिर आती है चाइनीज़ और फिर जापानीज। ठीक है ना सर? एक प्रश्न जो हमेशा ही मुझसे भी पूछा जाता है और आपके कमेंट बॉक्स में भी हमेशा ही दिखता है, वह ये है कि इन सारी भाषाओं जो महत्व के आधार पे आपने बताई, इनमें से सबसे कठिन और सबसे सरल भाषा कौन सी है? ठीक है, वैसे ये प्रश्न अपने आप में एक तरह का जो है वैलिड प्रश्न नहीं है मेरे नज़रिए से, मेरे दृष्टिकोण से। वो इसलिए क्योंकि सरल और कठिन ये कोई वस्तु नहीं है। अगर सरल और कठिन कोई, इसकी कोई एग्जिस्टेंस होती तो मैं बोलूँगा, मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसका सरल का और कठिन का रंग, रूप, आकार, प्रकार बताइए, आप बता नहीं पाएंगे। क्योंकि सरल और कठिन केवल हमारा किसी सिचुएशन के प्रति जो नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वही परिभाषित करता है कि ये सरल है और ये कठिन है। उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट है, और वही मैथमेटिक्स दूसरा वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए वो बहुत सरल है। तो ऐसा भेद किस वजह से हो रहा है? मैथमेटिक्स तो वही है ना। तो एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है उसको मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहा है, दूसरा उसको पास ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर यही प्रश्न दोनों से पूछा जाए तो इसी प्रश्न के दो अलग अलग उत्तर आएंगे। तो ठीक इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस प्रश्न की वैसे वैलिडिटी, इसकी जो वैधता है उसको मैं स्वीकारता नहीं हूँ, फिर भी लोगों के मन में प्रश्न होता है। तो मैं इसको इस ढंग से कहूँगा कि कठिन और ईजी, अगर आपका रुचि है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको एंजॉय करेंगे, आपको ये बहुत आसान लगेगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप अपनी भाषा में भी जो है आपके नियंत्रण नहीं है, आपको अपनी भाषा में भी जो है सही ढंग से आप अपनी बातों को अभिव्यक्त और संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इसको इस ढंग से कहूँगा कि जो एशियन लैंग्वेजेस हैं वो यूरोपियन लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने कहा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कठिन कहा, ऐसा नहीं कहा। समय थोड़ा इनमें ज़्यादा लगता है यूरोपियन लैंग्वेज के अनुपात में। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जो, भले ही हमारी मातृभाषा हिंदी की है, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज ऑफ स्टडी है, जो मीडियम ऑफ स्टडी है, वो इंग्लिश है। तो हम जो है इंग्लिश में लिखने, पढ़ने और हर बात को इंग्लिश में ही समझने के हैबिचुअल हैं, उसके आदी हैं। ठीक है, तो उस लिहाजे से, उस नज़रिए से अगर आप देखें तो आपको इंग्लिश पहले से आती है। और ऑलमोस्ट 99% यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट है। तो आधा काम तो आपका पहले से हो रखा है। आपको फ्रेंच सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है तो आपको स्क्रिप्ट अलग से नहीं सीखनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट वही है ABCD, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल डिफरेंट है। लेकिन एशियन लैंग्वेज में क्या है
जो 50% काम आपका पहले ही हो चुका है, किसी भी अगर यूरोपियन लैंग्वेज की आप शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ आपको 50% काम पहले करना पड़ेगा। पहले आपको स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। अब जापानीज है, जापानीज में 3 स्क्रिप्ट हैं, हिरागाना, काताकाना, कांजी। तो हिरागाना उनकी स्क्रिप्ट है उन शब्दों को लिखने के लिए जो ओरिजिनल जापानीज शब्द हैं, और जो जापानीज के लिए फॉरेन वर्ड्स हैं उसके लिए जो स्क्रिप्ट है वो हिरागाना में नहीं लिखेंगे, उसको बोलते काताकाना। माना पराग है, तो पराग तो जापानीज वर्ड नहीं है ना, तो पराग लिखने के लिए वो अलग से स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है काताकाना। और फिर इसके ऊपर एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कांजी है, वो कुछ विशेष तरह की लैंग्वेज है, पिक्टोरियल टाइप की। तो 3 प्रकार की स्क्रिप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप जापानीज में अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी में कितना समय लग जाता है, तो लोग उसको कठिन मानते हैं। कठिन नहीं, समय ज़्यादा लग रहा है। चाइनीज़ है ऐसी, चाइनीज़ की कोई स्क्रिप्ट मतलब कोई अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है चाइनीज़ में सीधे ही स्क्रिप्ट है, वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है वो है, और बाकी ऐसा नहीं है आ ई क ख ग ऐसा कुछ ही नहीं है उसमें, बस सीधे ही जो है आप, और हर एक उसके लिए अलग अलग है, कोई मैच ही नहीं करेगा। नी हाओ, हाउ आर यू, नी हाओ, है ना। तो अभी नी ये जो बना है ये आप कहीं और जगह किसी दूसरी जगह में मैच नहीं करेगा। तो इस कारण से लोग इसको कठिन मानते हैं, पर मैं इसको बोलता हूँ टाइम कंज्यूमिंग, समय की लागत ज़्यादा लगती है इसमें। ठीक है सर, एक सवाल जो आपके उत्तर से निकल के आया है, जैसे आपने बताया कठिन और सरल, वो तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, बट आम तौर पे अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि आम तौर पे इन भाषाओं को सीखने में कितना समय लगता है, जो कि जैसे किसी को तैयारी करनी होती है, तो वो एक समय लेकर चलता है कि मुझे 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, तो आम तौर पे इन भाषाओं को सीखने में कितना समय लगता है? चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो ये आंसर आपसे। इसके देखो, कुछ कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। अब ये आपके उद्देश्य के अनुपात से है। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत मेरी को थोड़ा बहुत छोटी मोटी एक मैं अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दूं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने बताया फ्रेंच इज़ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव लैंग्वेज, मतलब ये धनदायक भाषा है। आप अगर इसके 2 लेवल कर लिए कम से कम, डेल्फ A1 और डेल्फ A2, तो बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे माध्यम से यहाँ अच्छे अच्छे रेपुटेड स्कूल्स में फ्रेंच के टीचर लगे हैं, एंड दे आर अर्निंग मच मोर देन अदर टीचर्स। तो केवल किन्हीं उनमें से तो किन्होंने A1 ही किया था, और अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया तो अब E2। तो 2 लेवल अगर माना वो करते हैं, जिसमें मैक्सिमम 3 से 4 महीना का वक्त लगता है, तो वो कम से कम 19-20 हज़ार रुपया मंथली जो है उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, मैं आपको इसके टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास में, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप समझे ना। और अगर वो थोड़ा सा और इस पर जो है अच्छा अर्न करना चाहता है, वो करना चाहता है, तो फिर जो है वो 6 लेवल होते हैं, जैसे फ्रेंच के हैं डेल्फ A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो फिर ये तो शॉर्ट टर्म मैंने बता दिया आपको। अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो लॉन्ग टर्म में आप जो है 2 से 3 साल का वक्त लगता है, अगर आप पूरे लेवल करना चाहते हो तो। और हर एक लेवल को बराबर पास करते गए तो A1 3 महीने का है, फिर A2 3 महीने का है, B1 6 महीने का है, B2 फिर 6 महीने का है, C1 और C2 भी 6 महीने के हैं। तो अगर आप सबको लगाएंगे तो आप लगभग 3 साल के आसपास आ गए। ठीक है ना सर। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे तो ये रोजगार से रिलेटेड हो गया, भाषा सीखने का मकसद रोजगार से जोड़ना हो गया, लेकिन आजकल छोटे बच्चे भी भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दोनों बच्चे ही बहुत सारी भाषाएं बोल लेते हैं, तो बच्चों को आप क्या सजेशन देंगे, किस उम्र से लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषा सीखनी चाहिए? आजकल तो बहुत सारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, ये धारणा हो चुकी है कि एक लैंग्वेज अब सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? सबसे बढ़िया उम्र जो है भाषा सीखने की बचपन ही है, क्योंकि जो भी आप बचपन में सीखते हो वो आपकी लाइफ लॉन्ग जो है उसका इंप्रेशन आपके ज़हन दिल में, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जो आप इस उम्र में सीखोगे उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। अब आप टेबल सीखे थे, आ ई क ख ग ABCD सब सीखे थे, बचपन में सीखे थे, नींद में बोल लोगे, गाय बगाए कैसे बोल लोगे, और भी 2 साल पहले जो कुछ सीखा होगा आपने, है ना, तो वो तो नहीं बोल सकते ना आप। भले आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है लेकिन वो नहीं बता सकते आप। तो
भाषा की जो सीखने की सबसे बढ़िया जो उम्र है वो बचपन ही है। बचपन में हमारी ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो ग्रैस्पिंग पावर थोड़ा स्लो होने लगती है। तो सबसे बेस्ट एज ये है कि बचपन से ही अगर किसी की ऐसी व्यवस्था बन पाती है तो बच्चों को, क्योंकि लैंग्वेज सीखना इज़ लाइक यू नो, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक यू नो लर्निंग मैथमेटिक्स और साइंस और यू नो एनी अदर सब्जेक्ट। लर्निंग वन मीन्स टेकिंग यू नो अनदर बर्थ, क्योंकि जो भी आप इतने बखूबी हिंदी में या इंग्लिश में जो अभिव्यक्त कर पा रहे हैं 2 महीने या 3 महीने का कोर्स करने के बाद नहीं कर पाए के बाद नहीं बोल पा रहे हैं आप जन्म लिया आपने इस कम्युनिटी में, तब जाके आप स्वाभाविक रूप से इतनी आपकी अभिव्यक्ति है। तो इसी स्तर पर आप अगर किसी दूसरी भाषा में भी आना चाहते हैं तो तभी संभव है जब आप बचपन से ही उस में आप जो है उसको सीखें। ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमेशा ही लोग पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा है 2-3 बार पूछा गया है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस सिखाते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां ये भाषाएं सिखाई जाती हैं। पहला पार्ट आपके प्रश्न का है कि मैं कौन कौन सी भाषाएं सिखाता हूं। तो मैं फ्रेंच सिखाता हूं, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, जापानीज और चाइनीज़। ये इसके मेरे यूट्यूब में वीडियोस भी हैं, मेरा चैनल में आप कोई भी देख सकता है। दूसरा पार्ट कि ये भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। तो इसके जो सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे टॉप में आता है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपके दिल्ली में है। उसके बाद आता है जामिया मिलिया भी है, वहाँ पे भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, और दिल्ली में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको सिखाते हैं प्राइवेट। उन सब का अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर देहरादून में देखें तो देहरादून में दून दून यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड वहाँ पे। ठीक है। और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखें तो फ्रेंच के लिए एलियंस फ्रांसेज है जो फ्रेंच एम्बेसी के द्वारा कंडक्टेड है। अगर जर्मन में कहें तो गौथे इंस्टीट्यूट है, जर्मन एम्बेसी के द्वारा कंडक्टेड, जर्मन गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है। अगर स्पेनिश में देखें तो स्पेनिश में इंस्टीट्यूटो थेरवांतेस है, तो इन सब के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फ्रेंच का लोधी रोड पे है। इंस्टीट्यूट थेरवांतेस का है कनॉट प्लेस पे जो है 48 हनुमान रोड। और गौथे इंस्टीट्यूट जो है वो 3 कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में ही है। और चाइनीज़ का भी जो है उनका सेंटर जो है वो चाइनीज़ लर्निंग सेंटर है दिल्ली में, हौज खास में। जापानीज़ का भी है आपका जो है उसमें निहोंगो सेंटर। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इन द सेंस हैं वो गवर्नमेंट के ही, लेकिन भारतीय सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमाज लैंग्वेज से रिलेवेंट प्रोवाइड करते हैं और इनकी जो गवर्नमेंट की उससे भी कहीं अधिक वैल्यू है इनकी। तो मैंने वहीं से किया हुआ है। ये जैसे फ्रेंच है तो एलियंस फ्रांसेस से किया हुआ है, जो आपका जर्मन का है तो गौथे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, स्पेनिश का है तो इंस्टीट्यूट थेरवांतेस से किया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्लीज़।